तो यूपी की सियासत में एक बार फिर माफिया और सियासत का कनेक्शन सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के राज में माफियाओं को सियासी संरक्षण मिलता था? क्या अपराधियों के लिए सत्ता की छतरी थी? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आरोप लगाते हैं कि सपा के शासन में गुंडा राज और माफिया राज हावी था, लेकिन विपक्ष का आरोप बिल्कुल अलग है और इससे उलट सपा कहती है योगी सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फर्जी एनकाउंटर और राजनीतिक कार्रवाई कर रही है। तो सवाल अब सिर्फ माफिया का नहीं है, सवाल सत्ता और अपराध के रिश्ते का है। क्या सच में सपा के राज में माफियाओं को संरक्षण मिला? क्या योगी सरकार ने उस गुंडा राज को खत्म किया, या फिर यह सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? आज रण में इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सपा का माफिया कनेक्शन कितना गहरा? माफिया बनाम कानून राज, यूपी में घमासान। सपा का माफिया प्रेम या बीजेपी का सियासी नैरेटिव? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर माफिया, गुंडागर्दी और संरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। सवाल सीधा है, क्या समाजवादी पार्टी के दौर में माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता था? क्या अपराधियों के लिए सत्ता की छतरी थी? क्या योगी सरकार का गुंडा राज वाला आरोप सिर्फ सियासी हमला है, या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। सीएम योगी का आरोप है कि सपा सरकार के दौर में अराजकता, गुंडागर्दी और माफिया राज हावी था। योगी सरकार का दावा है कि सत्ता बदलने के बाद यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर फर्जी एनकाउंटर और कानून के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाती रही है। एक तरफ योगी सरकार कहती है सपा के दौर में अपराधियों को संरक्षण मिला, तो दूसरी तरफ सपा का आरोप है कि सरकार कानून के नाम पर राजनीतिक बदला ले रही है। और इसी सियासी घमासान के बीच रामगोपाल यादव के बयान ने बहस को और हवा दे दी। रामगोपाल यादव ने कहा, यूपी में सरकार नाम की चीज नहीं है। यूपी में सरकार के तरफ से गुंडागर्दी हो रही है। हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी फर्जी एनकाउंटर करके। जिस तरह अतीक अहमद को सबके सामने मारा गया, उनके 2 बेटों को भी मारा गया। तीसरा लड़का एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का कहना है कि तीसरे को भी मारा गया है। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है, क्या रामगोपाल यादव के बयान से योगी सरकार के उन आरोपों को बल मिलता है जिसमें सपा पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाता रहा है? योगी आदित्यनाथ कई मौके पर सपा के शासनकाल को लेकर तीखे हमले करते रहे हैं। उनका आरोप है कि सपा सरकार के समय थानों और तहसीलों पर दबंगों का प्रभाव था, अवैध वसूली का खेल चलता था और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए अपना पुराना नारा भी दोहराया। हर समाजवादी पार्टी का झंडा लिया हुआ समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाता था, अवैध वसूली करता था। थानों में इनके कब्जे थे, तहसीलों में इनके कब्जे थे, गुंडागर्दी की चरम थी और लोगों के मन में ये भाव आ गया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। और ये गुंडागिर्दी की चरम प्रदेश के पहचान के लिए, नौजवानों की पहचान के लिए, अन्नदाता किसानों के सामने यहां पर आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर करने की स्थिति हो गई थी। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें होगा सपा का गुंडा। एक लाइन, लेकिन इसके पीछे छिपी है यूपी की पुरानी सियासी लड़ाई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसके राज में गुंडे मजबूत थे, सवाल यह भी है कि क्या सत्ता और अपराध के गठजोड़ को खत्म करने में यूपी कामयाब हुआ? क्या आज अपराधी सत्ता से डरते हैं
या सिर्फ सत्ता का राजनीतिक नैरेटिव बदला है? अतीक अहमद से लेकर दूसरे चर्चित अपराध मामलों तक यूपी में अपराध और राजनीति का रिश्ता हमेशा सवालों के घेरे में रहा। अतीक की हत्या के बाद भी कई सवाल उठे। उनके परिवार और बेटों को लेकर भी तरह तरह के आरोप और दावे सामने आए। विपक्ष ने जहां सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने इसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताया। यानी एक ही घटना को लेकर दो नैरेटिव। सरकार के लिए माफिया पर प्रहार, विपक्ष के लिए सत्ता का दुरुपयोग। यूपी में 2027 की सियासी जंग की आहट तेज है और ऐसे में माफिया बनाम कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। बीजेपी कह रही है सपा के दौर का गुंडा राज बनाम योगी का कानून राज। सपा कह रही है कानून के नाम पर सरकार की मनमानी। अब फैसला सिर्फ बयान नहीं करेंगे, जनता तय करेगी, क्योंकि सवाल यूपी की सियासत का है, सवाल कानून व्यवस्था का है और सवाल ये भी कि क्या यूपी ने माफिया राज को पीछे छोड़ दिया है या माफिया और सियासत का रिश्ता सिर्फ अपना चेहरा बदल रहा है। नेशन 27 के लिए उन्नति शांडिल्य की रिपोर्ट। तो आचरण में सवाल बिल्कुल सीधा है, जो आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगते हैं कि क्या सपा माफियाओं को संरक्षण देती थी, यह वाकई आरोप है या फिर एक नैरेटिव है चुनाव से पहले जिसे गढ़ा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं, अभिषेक वाजपेयी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ हैं, सुनील शुक्ला जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। जो आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जाता है कि आपका साथ माफियाओं के साथ था, कैसे डिफेंड करेंगे इसे? इस चीज को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ अपराधियों के साथ रहा है हमेशा, तो मुझे लगता है कि आज भी समाजवादी पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आज 10 साल होने के बाद भी अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने शासनकाल पर सोचना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और पूर्व में जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे और उन्होंने खुद स्वयं पहल करके कितने मुकदमे हटवाए, इस बारे में उनको बताना चाहिए। और हम सब जग जाहिर है, अभी कल की न्यूज है, हम सब ने देखा कि कैसे गोरखपुर में दिन दहाड़े कैसे एक अधिवक्ता के पिता को कैसे तलवार से भून करके, तलवार से काट करके उसको मार दिया गया। हम सब ने देखा कि कैसे एक्सप्रेसवे बना, एक सांसद के रिश्तेदार को बाकायदा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसमें कैसे बंदरबाट हुआ, कैसे घोटाला हुआ, हम सब ने देखा है। इसमें कोई छुपा हुआ नहीं। और तो और हद तब हो जाती है जब एक आईपीएस ऑफिसर बाकायदा अपने लिए सुरक्षा मांगता हुआ नजर आया और उसने स्पष्ट तौर पर सरकार से कहा कि अगर आप मुहैया नहीं करा सकते हैं तो मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। तो और कौन सी बातें कही जाए। आप समझ सकते हैं कि 10 साल के शासन के बाद आज सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से यह कहना पड़ रहा है या उनका सहारा लेना रहा है कि कानून व्यवस्था के तौर पे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी कि आप मतलब आपकी याद सत्ता पक्ष को दिन भर आती है। दिन भर में मुझे लगता है 12-15 बार तो ये बयान जरूर चलता होगा। ये तो अच्छी बात है। मैं इसी वजह से कहता हूं ना, हमेशा कहता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कामों का फीता काटा है, उसके अलावा काम कुछ नहीं किया। और जिस जगह काम किया उस जगह तो बंदरबाट हुई। हम सब ने देखा कि कैसे चंदा चोरी हुआ, हम सब ने देखा कि कैसे रामपथ में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ, हम सब ने देखा कि कैसे एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहली बारिश में पुल बह जाता है, कहीं एक्सप्रेसवे बह जाता है और उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला होता है। किस जगह पे बात कही जाए, और जब बापू भवन की बात आती है, फाइलों की बात आती है तो वहीं पे आग लग जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं ना, जवाब लेता हूं। राघवेंद्र सिंह है हमारे साथ, बहुत सारी चीजों को देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अगर राघवेंद्र भाई मैं ये कहूं अतीत की बातों के साथ अतीक को भी जोड़ ले या फिर कुछ और बातों को जोड़ ले, तो आपका एक आरोप लगता है कि भाई माफियाओं का जो संरक्षण मिलता था माफियाओं को वो सपा की तरफ से। लेकिन एक जो सवाल उठाया अभिषेक जी ने कि 10 साल में क्या आप ये माफिया खत्म नहीं कर पाए जो आज भी उनका सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव है
जिसे आपकी तरफ से तय किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? देखिए अनूप जी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए झाड़ू लग गई है। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के या तो भाग गए हैं या काल कवलित हो गए हैं। तो क्राइम तो बंद हो गया होगा शायद राघवेंद्र भाई? जी अनूप जी, क्राइम तो बंद हो गया होगा फिर तो? बिल्कुल नहीं नहीं, मेरे पास आंकड़े हैं, धैर्य रखिए थोड़ा। क्राइम बंद नहीं हो गया। देखिए, बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम लोग समाजवादी पार्टी के अपराधों की बात क्यों करते हैं, अपनी बात करें। भाई देखिए, हमारे हजारों साल पहले रावण ने एक अपराध किया था, उसको लेकर के हम लोग हर साल जलाते हैं। भाई इनके अपराधों की क्यों ना बात करें? इन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है, जिस प्रकार से संगठित अपराध का बोलबाला इनके समय थे, क्यों नहीं बताया उत्तर प्रदेश की जनता को? क्या हम बेवकूफ है? हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। इनके समय में संगठित अपराध का बोलबाला था। शिक्षा माफिया, मोरंग माफिया, गिट्टी माफिया और न जाने कौन कौन से बालू माफिया, न जाने कौन कौन से माफिया राज कायम था। और उनका समाजवादी पार्टी के नेता संरक्षण देते थे। मुझे याद है, नकल की तस्वीरें अखबारों में छपती थी, नकल के ठेके उठते थे विद्यालयों के। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये भूल गई है क्या? हम लोगों ने 2000 से ज्यादा लाइसेंस निरस्त किए थे। अपराधियों के इन लोगों ने जो बना दिए थे, उसको हम लोगों ने निरस्त किए थे। कमाल के ये लोग हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर के चमनगंज चौराहे पर मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से कहा था आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए अवैध हथियार रखिए। ये क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री से ये शोभा देती है ये बात? अब बताइए। मुख्तार अंसारी के लिए इन्होंने, नहीं मेरी बात होने दीजिए, अभी तो शुरू हुई है। अभी तो बात शुरू हुई है। अनूप जी काउंटर करूंगा। अंसारी के लिए इन्होंने गाजीपुर जेल में पक्का ताला बनाया था कि मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। अतीक अहमद के घर सर्विस देने पुलिस महकमे की 35-40 लोगों की टीम पहुंची थी। अतीक अहमद ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। फिर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा भाई अतीक भाई इनको छोड़ दीजिए। इस प्रकार से तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी। ये कानून व्यवस्था में बात कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी जो है, इनको जितने भी उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं, इनको एक तरफ से झाड़ू लगा दिया। आज की तारीख में माफिया राज बिल्कुल समाप्त हो गया है। कहिए तो 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आंकड़े अनूप जी। नहीं राघवेंद्र भाई, आंकड़े तो बहुत होंगे आपके पास भी और विपक्ष के पास भी। अभिषेक भाई वापस आऊंगा, एक सवाल मुझे पूछना है। आपने अभी मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया राघवेंद्र भाई, और भाई आप ही उन्हें इनाम भी देते हैं। एक तरफ आरोप, एक तरफ इनाम, इतना सम्मान, ऐसा क्यों है? मैं पूछूंगा ये, अभिषेक भाई का जवाब ले लेता हूं। अभिषेक भाई काउंटर कर सकते हैं? अनूप भाई मैं जी, अनूप भाई जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का इन्होंने नाम लिया तो इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने उनको बाकायदा सम्मानित क्यों किया गया। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, सुन लीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए देश के जो शहीद हो जाते थे सैनिक, उनके लिए सम्मान के लिए उनके डेड बॉडी जो होती थी, वीरगति को जो प्राप्त हो जाते थे, उनके घर तक पहुंचाने का सम्मान। लोग तो वो लोग हैं जो ताबूत घोटाले करते हैं। आप लोग तो वो हैं जो लोगों के मुंह से अन्न के निवाले छीन लेते, दाल घोटाले करते हैं। आप लोग तो वो हैं जो स्टैंप पेपर घोटाले करते हैं। आप लोग तो वो हैं जो एक्सप्रेसवे के घोटाले करते हैं। आप लोग तो वो हैं जो अपने मुख्यमंत्री को अपने स्वयं पे मुकदमे हटाने के लिए बाकायदा कोर्ट न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं रहता है और संसद में या सदन में पास करा करके कानून के माध्यम से उसको वापस लेते हैं। आप लोग तो वो लोग हैं जो अमेरिका में आरएसएस को बाकायदा रजिस्टर्ड कराते हैं और धन कहां से आ रहा है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन यही भारत में इतनी स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आरएसएस से पूछा तक नहीं जाता है कि एनजीओ है तो रजिस्टर्ड कहां से है, उसके पास पैसा आता कहां से, आज तक आप बता नहीं पाए हैं। शर्म आनी चाहिए कि जनता जनार्दन को आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आरएसएस की बात करते हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि जो राम मंदिर चंदे का जो पैसा घोटाला गया था वो सारा आरएसएस के खाते में गया है। और आरएसएस कौन सी एनजीओ है? आपने आज तक कभी मान्यता नहीं दी हमारे देश के तिरंगे को। क्यों नहीं आपने दी थी आज तक? ये आपको सोचना चाहिए। जनता को भड़काना बंद कर दीजिए। जनता जान चुकी है। अभिषेक भाई जवाब ले लेते हैं। देखिए उसके बाद दो मेहमान हमारे साथ हैं, उन दोनों का भी ओपनिंग कमेंट लेना है। अभिषेक भाई जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र भाई जवाब दे दीजिए। बहुत सारे आरोप लग गए, आंकड़े वहां भी हैं। कोई आंकड़े नहीं, बिल्कुल फेल है। ये घपले घोटाले की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आंकड़े बताए दे रहा हूं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में इन लोगों ने
एक वर्ष के अंदर 2 बार सैलरी रेट बढ़ाए थे। मैंने और बात सैलरी रेट का कही, भुगतान ताबूत हुआ था घोटाले से और चालू किनको कीजिए। भुगतान हुआ था? ताबूत सबसे घोटाले आरोपी। से चालू अरे कीजिए। बात होने दीजिए। ताबूत देखिए घोटाले से किशन चालू जी, कीजिए। दाल से चालू कीजिए। एक भी घोटाले आप 10 सालों में, आज तक 10 सालों में आप साबित ना कर पाए। घोटाले को लेकर के ही काम किया। कौन सा काम मैंने घोटाले के कर दिया? आप एक बताइए। आप लोगों ने लैपटॉप बिना घोटाले के बनते थे। ताबूत घोटाले हम से लोगों ने चालू सड़कें कीजिए, बिना घोटाले के पेपर बनवाई थी। घोटाले से चालू हम लोगों कीजिए, ने दाल सड़कें घोटाले से बिना चालू घोटाले कीजिए, करवाई थी। जमीन हम घोटाले लोगों से ने चालू जो कीजिए, सरकारी रामपत के नौकरी जो थी, बिना घोटाले पैसे आपने दिए किए थी। वो अलग बात कहिए। अरे आपको शर्म आनी जानती चाहिए। है। आज अब भी देख आपने जी, कोई आप बात ये कहने अपने के लिए बचपन आप में कह नहीं जाइए। पाए आज। हम बिना पैसे के पेशाब भी नहीं करते थे। क्षमा करिए कि कड़े शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आप अरे लोग भाई बिना शर्म पैसे के कीजिए। कोई काम नहीं करते राघवेंद्र थे। जी आप बड़े भाई हैं, आप इसीलिए लोग कर मैं बिना आपकी पैसे पीड़ा के कोई समझ काम सकता नहीं हूँ करते थे। कि आप क्या मुख्यमंत्री सरकारी योगी नौकरी बिना आदित्यनाथ पैसे जी दिए के जाती खिलाफ नहीं जा थी? सकते हैं, लेकिन क्या हम जा सरकारी सकते हैं क्योंकि हम नौकरी जनता बिना के पैसे मुद्दे दिए पे बात जाती थी? करेंगे। हम क्या मेरे- समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी जब लोग जब हैं, मेरी बात दिलों में होने आग दीजिए, रखते हैं, जब आंखों में ख्वाब अब मेरी रखते हैं और बात होने जन जन के दीजिए। मुद्दों की बात अब रखते मेरी हैं। बात होने दीजिए। अब से ये हो गया, बस बहुत हो गया। चुनाव यहीं पर नहीं होगा। एक इनके यहाँ एक लैपटॉप अरे अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो घोटालों की पोल तो खोली नहीं। 14,81,118 लैपटॉप खरीदे गए थे। अनूप जी बांटे कितने गए थे? बांटे गए थे मात्र 11,974 गए थे। 8,79,324 लैपटॉप बांटे गए थे। ये कहां चले गए थे सर? रहे बचे लैपटॉप। लैपटॉप घोटाला। मेरा कहने का मतलब ये है, आज ये विषय इतर मैं बात कर रहा हूं। आज विषय जो है अपराध को लेकर के, लेकिन आप लोग घपले घोटाले करते थे। ये बताइए आप लोग की 2012 में जो सरकार बनी थी किन मुद्दों पे बनी थी? बेरोजगारी भत्ते को लेकर के बनी गई थी, किसानों की पेंशन को लेकर के बनी थी। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है राघवेंद्र भाई आंकड़े हम दोनों गिनाने लगे तो दोनों तरफ से सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े आएंगे। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। मैं सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सुनील जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तमाम चीजें जो हम देख पा रहे यूपी की राजनीति का चरित्र है ये भाई। एक तरफ से इधर कहा जा रहा है कि भाई आपके यहां माफिया को संरक्षण था, तो दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अभी जो लोग ऐसा काम कर रहे उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आखिर ये राजनीति कहां लेके जा रही यूपी को? धन्यवाद अनूप जी। अब माफियाओं का जहां तक सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में माफिया बचे हुए हैं क्या? अगर माफिया बचे हुए हैं तो आप तो योगी सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो माफिया हैं या तो जेल में है या काल कलवित हो गए। अब माफिया तो बचे नहीं प्रदेश में, तब उनके संरक्षण का सवाल ही खत्म हो गया या भी बचा हुआ। अगर माफिया होंगे तभी तो आप संरक्षण देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो या तो आप स्वीकार कीजिए कि माफिया हैं, और पिछले 2 सत्रों में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन माफियाओं का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तब आप आरोप लगाइए कि समाजवादी पार्टी अब आएगी दोबारा से सत्ता में, अगर आने की कोई संभावना बनती है तो उन्हीं माफियाओं को संरक्षण देगी। प्रदेश की जनता सावधान रहे। अब जब माफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया तो बिंदु खत्म हो जाना चाहिए। और अगर है तो फिर सरकार स्वीकार करे कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। आप आरोप लगाइए कि समाजवादी पार्टी सरकार के जमाने में यह भ्रष्टाचार हुआ, हो भ्रष्टाचार हुआ, ये घोटाले हुए, वो लूट हुई, वो पाट हुई। आपने उन आरोपों में आप सरकार में है ना? बिल्कुल हाँ। तो जो भ्रष्टाचार हुए उसमें किनके खिलाफ कार्रवाई हुई? राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। आप सरकार में है, अगर आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने में घोटाला हुआ, किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की? किनको आपने जेल भेजा? किनके खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज किए? अगर आपने किए हो तो बता दीजिए, और अगर आपने नहीं किए हैं तो एक राजनीतिक बयानबाजी है केवल। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियों की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। यह बात कहने से काम नहीं चलने वाला है कि समाजवादी पार्टी संरक्षण देती थी, संरक्षण देती रही होगी। आपके पास आरोप है। सरकार उसका जनता ने उसका परिणाम भी उनको दे दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। अब आप बताइए कि 10 साल में आपने क्या किया? इस प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है? कितने हजार स्कूल बंद हो गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज और जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं वो बंद हो गए। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में रिक्तियों की स्थिति क्या है? आरक्षण को लेकर के आरक्षण को के साथ खिलवाड़ करने के जो आरोप सरकार के ऊपर लगते हैं उनकी स्थिति क्या है? जो प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल है उसमें आप जवाब दीजिए कि प्रश्न पत्र लीक क्यों हुए।
अयोध्या में चंदा चोरी का आरोप लग रहा है। अब बात कही कौन लोग हैं, आपने उस पे खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? सवाल आप अब तो ये नहीं रह गया ना कि वो केवल आरोप मात्र है। अब तो ट्रस्ट ने भी स्वीकार किया कि हाँ जो चाहता उसमें चोरी हुई है, उसमें घपले हुए, और घपलों में से की गई कई लाख रुपए बरामद किए गए, तो ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, ये घटना होती रही और उसके बाद भी सरकार के ऊपर उसको कोई जानकारी नहीं थी। आरोप लगने के बाद भी सरकार उससे इनकार करती रही, और आज उस पूरे विषय पर आप मौन है। आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि उस मंदिर से हमसे क्या मतलब। इसलिए मतलब आपको है कि उस ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के पदाधिकारी भी पदेन ट्रस्टी बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए ना कि सरकार की निगाह रहेगी। बिल्कुल जाहिर है। तो जो जितने सवाल ये हैं कि शिक्षण संस्थाएं कितनी बंद हो गई, इस देश की प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, क्रय शक्ति हमारी आपकी कितनी बढ़ गई, ये लखनऊ कानपुर का जो हाईवे है वो उद्घाटन के तुरंत बाद 82-85 जगह पे धंस क्यों गई, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगे, इसी सरकार में आरोप लगे, कौन सी कार्रवाई हुई? देखिए भले मौन हो जाए सरकार, सुनील जी मैं एक बार कहूंगा कि भाई आज तो हम राघवेंद्र जी को मौन नहीं रहने देंगे। राघवेंद्र भाई कोई जवाब है तो दे दीजिए। नहीं अनूप जी, केवल सवाल है, मेरा केवल सवाल है कि सरकारें आरोप नहीं लगाती, सरकारों के आरोप से बात नहीं बनती है, सरकारों को अपनी उपलब्धियों की चर्चा करनी होती है। बिल्कुल राघवेंद्र भाई जी आप बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ राम जन्मभूमि वाले विषय पर, उसमें जो है एसआईटी भी गठित की गई, एसआईटी का विस्तार भी किया गया, मुकदमा भी लिखे गए, गिरफ्तारी भी हुई, और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में उसकी जांच चल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट जो गाइड कर रही है उस हिसाब से जांच चल रही है। और क्या चाहिए? अब ये लोग समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई। चंदा चोरी हुई, हाँ मानते हैं चोरी हुई, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। ये लोग गा रहे थे कि जो 4-5 चीजें का नाम ले रहे थे, चांदी का मुकुट, चांदी की ईंटें, काक भुसुंड, या और चीजें 7 चीजें बता रहे थे। 7 चीजें उपलब्ध हो गई, 1800 से ज्यादा चीजें वहां पर जो दान की गई वो सब उपलब्ध है। भाई देखिए जो अपराध हुआ है उसको लेकर के मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई हो रही है। अब अभी हमारे मित्र ने कहा विद्यालय बंद हुए, आंखों में धूल झोंकना बंद करिए। बहुत से विद्यालय ऐसे थे जब छात्र नहीं थे, उनको एक दूसरे में मर्ज किया गया है। कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जो मर्ज किया गया। अब ये बता रहे जो लखनऊ आगरा कानपुर एक्सप्रेस वाला, हाँ 3-4 जगह वो जो है धसी हुई है। 3-4 जगह नहीं राघवेंद्र भाई, 3-4 जगह नहीं, आंकड़े गिनिएगा तो बहुत ज्यादा है। अखबार पढ़ेंगे तो वो भी आंकड़े मिलेंगे आपको। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है। अनूप भाई उसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 2 और नए टेंडर दिए जा रहे हैं, नेशनल टेंडर दिए जा रहे हैं। मेरी बात होने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप बोल लीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, बोल लीजिएगा। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार जी ने, शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही, चर्चा होनी चाहिए काम क्या हुआ। अब मैं तुलनात्मक चर्चा करना चाहता हूँ 2 मिनट की। समाजवादी पार्टी ने 2017 तक 90,000 सरकारी नौकरी दी थी, हम लोगों ने 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये क्या हम लोगों ने कोई काम नहीं किया क्या? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार 13% थी इनके समय में, हमने घटा करके 2.3% कर दी है। 2017-2024 के आंकड़े में बता रहा हूं, विकास दर 5.3% की थी उत्तर प्रदेश की, आज की तारीख में विकास दर 11.6% की है। कानपुर उत्तर प्रदेश जो है 7वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी थी देश की, आज 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था 9.40 लाख करोड़ की थी, आज 27.91 लाख करोड़ की है। प्रति व्यक्ति आज 34,000 थी, आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा प्रति व्यक्ति आए हैं। साक्षरता दर 67.7% की थी, आज की तारीख में 78.20% की साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो एफडीआई आया है आज की तारीख में 10 वर्षों में 30,000 करोड़ से ऊपर आया हुआ है। ये हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। नहीं राघवेंद्र भाई, इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास है राघवेंद्र भाई। अपराध की बात कर लेते हैं। हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ राघवेंद्र भाई, इतनी सारी उपलब्धियां तो आपने गिनाई है, आपकी उपलब्धियां इतनी सारी, तो फिर क्या जरूरत पड़ती है सपा के शासन के काल में उपलब्धियां गिनाइए, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा उपयोगी साबित होगी। राघवेंद्र भाई वापस लौटूंगा मैं, एक बार संजय राणा जी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनके पास आता हूं। संजय जी, ये नैरेटिव जो अभी चल रहा है माफिया को संरक्षण और तमाम चीजें,
अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बात सुनील शुक्ला जी ने कही, अगर उपलब्धियों का बखान हो जाए कि भाई हमने ये किया तो शायद ज्यादा अच्छा है। हम इतिहास में जाके खंगालते हैं, गड़े मुर्दे निकालते हैं, वो जायज है या फिर मौजूदा वक्त में अपनी उपलब्धियां गिनाना? देखिए अनूप भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो मैन। देखिए, आपको समझना पड़ेगा अतीत से अतीत तक की बातें होंगी, क्योंकि जब 18 साल का बालक हो जाता है, यानी जब वयस्क हो जाता है, जो 27 में हमारा 18 साल का नवयुवक हो, जिसको आप जेनजी बोल सकते हैं, वो वोट देने जा रहा होगा। जब आज से 10 साल पहले सरकार थी तो 8 साल का कच्चा चड्डी पहन के घूमता होगा। उसको तो नहीं पता होगा कि अतीक नोएडा में आए थे, सीओ को 2 थप्पड़ मारे थे और सीओ ने तुरंत प्लॉट लिख दिया था। या आपको और हमें पता होगा, पत्रकार महोदय को पता होगा। उस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि मुलायम सिंह यादव कुत्ते से हाथ मिलाते, तो बिल्कुल नहीं पता होगा। उस बच्चे को ये भी नहीं पता होगा जो 18 साल का है कि भैया एक गाजीपुर में एक माफिया होता था, वो पुलिस पीछे चलती थी, वो आगे AK-47 लेके चलता था। तो ये भी चीज बतानी जरूरी है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें ये भी बताना है कि क्या अच्छे काम हुए। भाई सिंपल सी बात है, आजादी से लेकर के 1947 से लेकर 2017 तक हमारा GDP 14 लाख करोड़ का था, 13.96 लाख करोड़। आज तकरीबन 31 लाख करोड़ का है। भूल जाते हैं, छोटी चलिए डबल हो गया मुश्किल से 10-12 साल में। इंडस्ट्री, भाई मैं तो बंबई में रहता था, हमें भैया कहा जाता था यूपी वालों को, और यूपी में आना एक गुनाह माना जाता था। आज इंडस्ट्री आ रही है, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सैमसंग पहले से थी, चाहे दूसरी कंपनी TCS हो, इन्फोसिस है, सब कंपनियां यहाँ पे आके बना रही ना, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है ना। इंडिया का सबसे बड़ा आज के दिन में मेट्रो नेटवर्क है और नेशनल हाईवे का नेटवर्क है। मैं नहीं बोलता कि हम सब कुछ कर लिए, बहुत कुछ करना भी बाकी है। इस प्रदेश की अगर बात करें, 25 करोड़ की जनसंख्या, इसमें से 19 लाख सिर्फ रोजगार है सरकारी जिसको बोलते हैं। सोच लीजिए, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर देंगे तो 1.5-2 करोड़ में खत्म हो जाता है मामला। बाकी लोग क्या झुंझुना हिलाएंगे? तो ये जो प्राइवेट जॉब है या जो भी रोजगार के सृजन कराए गए हैं, सबका हमारा और आपका भी एक चैनल था, 2 चैनल हो गए ना। 2 चैनल में 200 आदमी काम कर रहे हैं ना। तो कहां से आया? आपको और हमें सबको काम मिल रहा है ना। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। जहां तक समाजवादी की बात है, तो ये सिंपल सी बात है, समाजवादी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। भाई देखिए, अगर गिनाने के परिवार होगा, शिवपाल जी होंगे जो प्रोफेसर नहीं हो, प्रोफेसर साहब होंगे, डिंपल जी होंगी, धीरेन्द्र जी होंगे, अक्षय भाई होंगे और अखिलेश भाई साहब होंगे, और तो कुछ है नहीं करने के लिए। और कहने के लिए एक मेरा बोल सकते हैं कि भाई मैंने आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेस हाईवे बनाया, जबकि उन्होंने नहीं बनाया नेशनल हाईवे। तो समझना पड़ेगा कितना स्टेट का होता है, कितना स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो काम हुए हैं। मेरे बोलते नेहरू जी ने कुछ काम नहीं किया, सब आगे इन्होंने कर दिया। अब जैसे कॉलेज बंद होने की कोई बात कर रहा था, अरे मान्यवर थोड़ा सा ना हम लोग को डिबेट थोड़ा तार्किक होनी चाहिए। 58 कॉलेजेस बंद हुए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बड़े कॉलेज की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ विच ओनली 12 कॉलेज थे उत्तर प्रदेश से बंद हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के सारे मैनेजमेंट थे, बाकी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बंद हुए हैं। ये बताइए, कुकुर मुत्ते की तरह आप कागज कॉलेज खोल दोगे जिसमें लोग पढ़ने वाले नहीं है। अभी नोएडा में हमारे कम से कम 25 कॉलेज होंगे, उसमें क्या किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है? ये कॉलेज तो लाइसेंस आपको AICTE ने दे दिया, आपने भतेले खोल लिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं? जो IIT का स्टैंडर्ड था मेंटेन हो रहा? पहले 5 IIT हुआ करते थे, कितना स्टैंडर्ड था, आज बढ़ गए, नो डाउट हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, जरूरी था, IIM बढ़ गए, जरूरी था। लेकिन हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, और नो डाउट हमें अपने अच्छे काम भी गिनाने हैं भारतीय जनता पार्टी को, और वो काल भी गिनाना है जिस काल में ये हुआ था। अभी बताइए, आज ही का मैं बयान सुन रहा था अनु भाई, अखिलेश जी बोल रहे थे ये अल्पसंख्यक के खिलाफ है FCRA बिल। हम तो सिंपल पूछते हैं, विदेश से पैसा आपके अपने घर में यानी हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है, तो इसमें अगर कोई अराजक तत्वों के लिए पैसा अगर यूज होगा तो कैसे भैया अल्पसंख्यक के खिलाफ हो जाता? अगर मैं इनके प्रवक्ता से 3 पॉइंट पूछ लूं, भैया किसमें आपको ऑब्जेक्शन है, नहीं बता पाएंगे। अमेंडमेंट में क्या चीज है, नहीं बता पाएंगे। देखिए, जो नारे आपको देने हैं ना बैठ के मंच पे, वो अलग होते हैं। जनता की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें, आप और हम, मैं नोएडा में जब आया था बंबई से, तो ग्रेटर नोएडा जाने में डरता था। एडवेंट टावर आपको पता है क्योंकि नोएडा बिल्कुल आगे मेरी डर के मारे गाड़ी स्टीयरिंग कांपती थी। आज रात को 4 बजे बोले ग्रेटर नोएडा क्या जेवर चला जाऊंगा। तो कानून ऐसा नहीं, पुलिस हर जगह खड़ी है, कानून व्यवस्था पे काम हुआ है। जहां तक बात हो रही थी कि क्राइम बढ़ गया है, भाई क्राइम का भी 34% गिरा है, रेप के 32% गिरे, क्राइम कम हुआ। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो भाई जवाब देना चाहूंगा, काउंटर करना चाहूंगा। मैं वापस आ रहा हूं अभिषेक भाई, वापस आ रहा हूं। लेकिन 180 हो गया उत्तर प्रदेश का, ये नहीं बोलते कि बिल्कुल सही हो गया। कभी क्राइम खत्म हो ही नहीं सकता, कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि दुनिया की यूनिवर्सल है, क्राइम रहेगा, क्रिमिनल्स रहेंगे, शून्य नहीं हो सकता कभी। संजय जी वापस आ रहा हूं, मैं सवाल ले लेता हूं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, जितनी बातें संजय राणा जी ने कही, आपको क्या लगता है कि ये
किसके पक्ष में है, या फिर आपके विरोध में, या क्या लग रहा है आपको? अनूप जी, सबसे बड़ी चीज तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत कहते हैं कि आंख के अंधे नाम नैन सुख। हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत कहते हैं। और संजय भाई ने जो बात कही, बड़ी बड़ी तार्किक और बढ़िया चीज कही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो इसको दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू में बोलते, जब जनरेशन की बात जब कर रहे थे कि जब बच्चा क्लास 8 में था, आज वो 8 साल का था या फिर 18 साल का हो गया, तो उसको बिल्कुल सही चीज है, उसको बताना चाहिए था कि देश में सबसे पहले अगर राफेल जो ताबूत घोटाला हुआ था वो किसने किया था, भारतीय जनता पार्टी के राज में वो था, उसको ये बताना चाहिए, इनको भी साथ में बताना चाहिए। उनको साथ में ये भी बताना चाहिए कि राफेल घोटाला जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ था, और साथ में ये भी साथ में बताना चाहिए, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, एक्सप्रेसवे की जब बात आई तो कितने बड़े बड़े पॉइंट से मोड़ दिया उन्होंने कि स्टेट का कितना होता है, सेंट्रल का कितना होता है। तो उसी तरीके से आपको बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया तो उसमें कोई बढ़िया चीज नहीं किया है। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात भी खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसके फीता काट रही है। एससीएल जो लेकर के आए थे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए थे। हमने ये कहीं नहीं कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हमने ये नहीं कहा था कि जो बच्चे जो माँ बाप बच्चों के लिए लोन ले रहे हैं तो उनके लिए ये कहीं नहीं कहा था कि आप बैठ करके पकौड़े तड़िएगा उसको नौकरी में हम काउंट करेंगे। हमने ये कहीं नहीं कहा था, क्योंकि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। 1090 भी हमने महिला सुरक्षा के लिए दिया था, पुलिस को मजबूतीकरण के लिए हमने 112 दिया था, हमने बाकायदा उस चीज को दिया था कि 112 पहुंचे जाकर के डायल 100 दिया था हमने, ताकि लोगों को सुविधाएं मुहैया हो सके। हमने बहुत सारी चीजें दी जो आप दे नहीं पाते, कामधेनु योजना हमने दी आपको। लेकिन मैंने इसी वजह सबसे पहले कहा था कि आंख के अंधे नाम नैनसू किसी वजह से कहते हैं, क्योंकि जो लोग अच्छाई देखना चाहते हैं वो अच्छाई देखते हैं, और जो लोग बुराई देखना चाहते हैं वो हमेशा बुराई की बात कहेंगे। जवाब ले जैसे अभी हमारे 10 सेकंड 15 सेकंड में खत्म कर दो। बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन मुझे काउंटर करने का मौका जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है झूठ का पुलिंदा। शायद उनको पता नहीं, ताबूत जिसको ताबूत घोटाला बता रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस टाइप का है, वैसा कोई घोटाला हुआ नहीं था। ये सब एक तरह से सगुफा छोड़ा गया था और कोर्ट से चीजें बरी हो गई थी। नंबर 1, राफेल में भी जाके देख लीजिए, राहुल गांधी पैर छू के आए थे सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों से बहस मत करना कभी भी याद रखना। दूसरा, तीसरा, इन्होंने एससीएल की बात की। अरे राहुल गांधी ने माफी मांगी थी राफेल में। अरे सुन लो सर, आप सुन क्या करिए। अरे सुन लीजिए सर, अरे ठाकुर साहब रुक जाइए। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। दाल घोटाला भी इसी तरीके से आप कह सकते हैं, घोटाला भी इसी तरीके से कह सकते हैं, स्टैम्प पेपर घोटाला भी इसी तरीके से आप कहते हैं। मैं बिल्कुल इसी वजह से मैंने कहा था कि आपके अंदर नाम नैसू किसी वजह से मैंने कहा था। एससीएल लखनऊ लेके गए थे, एससीएल की डील बता देता हूँ। एससीएल की डील हुई थी कि जितने भी लैपटॉप उत्तर प्रदेश की यानी अखिलेश की गवर्नमेंट तकरीबन 10 से 15 लाख लैपटॉप लेने थे, वो एससीएल स्पॉन्सर्ड कर रही थी। बटे कितने थे? 5 लाख। और जमीन दी गई थी उसके बदले में कि भैया आप लखनऊ में आके इंडस्ट्री लगाएंगे। तो आपने जमीन दी तो एहसान तो ना किया था, पैसा तो एससीएल वाले लगाए थे। आपका काम क्या है? और आपका काम यही है सरकार का, चाहे कोई भी समाजवादी हो, बीएसपी हो, चाहे इसी वजह से मैंने इस बात को कहा था के लिए तो जमीन आप ही दोगे, पड़ोसी थोड़ा ना के देगा। आप ये बताइए, आपने जमीन दी थी अनिल अंबानी को, आज तक दुकान लगी उस पे, अनिल अंबानी का पावर हाउस चला। अरे आप ही का पावर हाउस नहीं चल पाया, अनिल अंबानी का पावर हाउस। सच पे बात करिए, ताबूत घोटाला था नहीं, केस में मैं तथ्य पे ही बात कर रहा हूँ, मैं तथ्य पे बात कर रहा हूँ। अच्छा किया आपने ध्यान दिला दिया, बड़ा आभारी हूँ आपका। जब पावर हाउस के लिए आप बात कर रहे थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 30,333 करोड़ रुपए का थर्मल प्रोजेक्ट दिया था। बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में कौन सा नया प्रोजेक्ट चालू किया था। और तो और सोलर प्लांट को जिसको आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, लखीमपुर में जो सोलर प्लांट लगा था उसका क्या असर हुआ, उन्नाव में जो सोलर प्लांट लगा था उसका क्या असर हुआ, आजमगढ़ में जो सोलर प्लांट लगा था उसका क्या असर हुआ, आज तक बंद पड़े हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी कि आप भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। चले, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, राणा साहब आपको भी और अभिषेक भाई आपको भी, क्योंकि और 2 हमारे साथ मेहमान हैं। मैं एक बार राघवेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा ठाकुर साहब आज नहीं रुकेंगे, क्योंकि राघवेंद्र जी पूरे आज फ्लो में है। राघवेंद्र जी, एक सवाल है, मेरा जवाब दे दीजिए। विपक्ष आरोप लगाता है कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्षी दलों के बाहुबलियों पर। क्या सत्ता पक्ष के करीबी जो लोग हैं बाहुबली, उन पर भी एक्शन होता है? अगर हुआ है तो मुझे एग्जांपल बता दीजिए। नहीं देखिए,
कानून व्यवस्था हम लोग हर एक के ऊपर लागू करते हैं, उसमें कोई हमारा दोबारा नहीं होता है। जो भी अपराधी बाहर है, जमानत पर बाहर है, ये लोग तो संरक्षण देने वाले लोग थे। मैं बता रहा हूं ना, रामवृक्ष यादव कहाँ है आज की तारीख में? नहीं, आप अगर कोई एग्जाम्पल दे दो तो मुझे बता दीजिए। आपके सत्ता दल में भी दुनिया भर के बाहुबली हैं, अगर किसी पे एक्शन हुआ तो बता दीजिए। सब पे एक्शन हुआ है, हाँ। सब पे मुकदमे दर्ज है। हाँ। अगर वो न्यायालय उनको जमानत बुलडोजर चला किसी के घर पे, ये बता दीजिए मुझे। नहीं, बुलडोजर तमाम चले हैं। नाम बता दीजिए। 2 मिनट का समय दीजिए, राघवेंद्र मैं भाई। सूची बता दूंगा आपको। हाँ, मेरे पास 2 मिनट का समय दीजिए। ये सजाती है जो हमारे मुख्यमंत्री जी को सजाती है, मैं 100 नाम पढ़ के बता दूंगा। मुझे 1 मिनट की अनुमति दीजिए। ऐसा नहीं है हम लोगों ने कार्रवाई नहीं की है। जैसे अगली बार मेरा समय मिलेगा, मैं आपको नाम पढ़ के बता दूंगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ एनसीआरबी के। ये 2016 की तुलना में 2024 के आंकड़े हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े जो है वो 2024 के, उसके बाद अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं। 25-26 के अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं। हम लोगों ने बलवे में 70% की कमी आई है उत्तर प्रदेश सरकार में, डकैती में 90% की कमी आई है, लूट में 85% की कमी आई है, हत्या में 87% की कमी आई है, बलात्कार में 53% की कमी आई है, फिरौती में 62% की कमी आई है, दहेज हत्या में 19% की कमी आई है। अब पुलिस मुठभेड़ में 269 लोग ढेर हुए हैं अपराधी, और जो घायल हुए हैं 10,990 अपराधी घायल हुए हैं। अपराधी जेल गए हैं 22,306 और गैंगस्टर लगा है 85,118। हाँ। गैंगस्टर लगा है 85,118 पर। हाँ। एनएसए लगा है 987 अपराधियों पर। ये आंकड़े हैं 2024 के। नहीं, मैं इन्हीं आंकड़ों पे पूछ रहा हूं। मैं वापस आता हूं राघवेंद्र भाई। मैं सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो आंकड़े गिना दिया राघवेंद्र जी ने, इन आंकड़ों में मुझे ये जानना था कि भाई बीजेपी के कितने, सपा के कितने, बसपा के कितने, ये बता दे बस। सुनील जी आप बता पाएंगे? पहले तो अनूप जी, संजय राणा जी ने बड़े हाथ घुमा घुमा करके बताया कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं? भारत देश की तुलना में, भारत देश की जो पर कैपिटा इनकम है, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश कहाँ ठहरता है? किस आधार पे करना चाहिए? अरे सुन लीजिए आपने, मेरी बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय एक मिनट सुन लीजिए भाई, बहुत धैर्य से सुना, मैं बहुत धैर्य से सुना। मेरी बात सुनिए, प्रश्न पूछूंगा आपकी बात सुनने के लिए, आपकी बात अरे भैया आप मेरी बात सुन पत्रकार थोड़ी ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, आप मेरी बात सुनिए। फालतू इकोनॉमी का आधार क्या है बताओ? आप जो कह चुके हो मैं सुन चुका हूँ। क्या होता है आप जो राणा साहब सुन लेते हैं, राणा साहब सुन लेते, फिर जवाब दीजिएगा। मैं कह ले रहा हूँ, उसके बाद सुनो आप। इकोनॉमिक्स मैं जब कह लूंगा तो आपको जो काटना हो काट लेना। मैं आपकी बात मैं सुन चुका हूं, उसके बाद आप सुन लो। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उत्तर प्रदेश कहां है? अगर आप विकास की बात करते हो, अरे सुन लो, एक एक बात नोट कर लो, बताना। उसके बाद मुझे आप ये बता दो कि गैर भाजपा शासित जो राज्य है, केरल इतना छोटा राज्य है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है? उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम क्या है? पश्चिम बंगाल जिसमें आप आरोप लगाते हो कि वहां अराजकता की स्थिति थी, उसकी तुलना में प्रति कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश क्या है? आप तेलंगाना जैसे इतना छोटा राज्य है, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश कहां है? तमिलनाडु गैर भाजपा शासित राज्य है, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश कहां है? 4 लाख रुपए से अधिक का पर कैपिटा इनकम है तमिलनाडु की। आप 1,98,000 को इतना तेजी से आप बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश पता नहीं कहां से कहां चला गया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 2 सत्रों से लगातार बीजेपी की सरकार यहां बनी हुई है। आप कह रहे हो कि स्कूल बंद होने का सवाल है कि अगर एक भी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूं पहले, और इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रबंधन की बात तो बाद में कर रहा हूं, प्राइमरी स्कूल में भी आप कितने बंद कर दिए? और अगर वहां कोई विद्यार्थी नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर वहां पे कोई प्राइवेट विद्यालय है, वहां पे विद्यार्थी है और आप यहाँ है तो क्यों नहीं है? जिसको नहीं आता है ना, अरे सुनो यार, संजय जी सुनो, आपसे ज्यादा एहसास मुझको आता है, आपसे ज्यादा मुझे एहसास आता है। मुझे एहसास आपसे सीखना नहीं है, आपसे मुझे एहसास नहीं सीखना है। मैं समझ सकता हूँ, आपसे ज्यादा मुझे एहसास आता है, मैं जानता हूँ कि एहसास क्या है। और जो उसके तहत बात करो। बताओ भैया, केरला की पॉपुलेशन कितनी है बताओ?
अरे इससे क्या मतलब यार? आप अरे आप सुनो एक तरफ भाई, एक तरफ बेवकूफी आप एक ऐसे तरफ माध्यम से आप कतई एक न तरफ करना। कहते हो कि पर पॉपुलेशन कैपिटा आपका इनकम एसेट कैसे है। कैलकुलेट होती है? आप एक पर तरफ कैपिटा कहते हो कि इनकम कैसे पॉपुलेशन आपका कैलकुलेट एसेट होती है। पर आप कैपिटा कहते हो कि इनकम कैसे पॉपुलेशन कैलकुलेट एसेट है, होती है? पॉपुलेशन निगेटिव हो गया 25 जब आपको करोड़ लोग लोगों को लाना में पड़ा। प्रति पश्चिम व्यक्ति बंगाल की तुलना डिवाइड में होता है, बंगाल की तो तुलना में प्रति आपका व्यक्ति आय आपका वृद्धि कहाँ करती है? है? ज्ञान है ना, ज्ञान देने चल रहे हो। पॉपुलेशन आपका एसेट है, आप भागो मत उससे। 3.49 लाख है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कम है। और अरे तो आप मुझे बताओ ना, अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अरे संजय राणा जी सुनो यार, सुनो, बकवास मत करो। अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो मुझे मैं बताओ। गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, संजय राणा जी, सुनील शुक्ला जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं, संजय राणा जी, फालतू बात ना करें। सुनील शुक्ला जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, बारी बारी से अगर हम सवालों का जवाब देंगे तो शायद सार्थक चर्चा होगी। राणा जी सुन लेते हैं शुक्ला जी की बात, उसके बाद राणा जी आप जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब दे दीजिए। हाँ। अगर आप कहते हो कि केरला की जनसंख्या कम, आप उसकी तुलना करना चाहते हो, तो आप मुझे बता दो कि नोएडा का प्रति व्यक्ति आय कितनी है और बलिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आप मुझे बता दो कि मेरठ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और झांसी की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आप ये मुझे बता दो कि सहारनपुर की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और बस्ती की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इससे बहस चलेगी क्या? बहस चलेगी कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, अब ये बताएंगे उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा का जनसंख्या कितना आपका है? एसेट है। लेकिन हमारा मुद्दा देखिए, हमारा मुद्दा थोड़ा अलग है। कितना है बांस मंडी का? राणा साहब, ऐसे कैलकुलेट होता राणा है? साहब, शुक्ला जी, मुद्दा बिल्कुल थोड़ा होता हमारा है। अलग है। हम ये बात कर रहे हैं कि संरक्षण किसका। अब गुजरात में तो लोग सवाल कितने ऐसी होगी? सवाल केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 टर्म से उत्तर प्रदेश में दो सत्ता हजार में है। सत्रह में उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी अस्पताल थे बताइए? उसकी 2017 में कितने सरकारी राघवेंद्र जी 2017 और 1947 की बात नहीं है। सरकारी अस्पताल अब बात केवल ये है कि 2017 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। बात होगी 47 की भी बात। और आज 1950 आते आते 4 रुपए हो गया था। चलो मैं राणा साहब, राघवेंद्र जी, आप दोनों को रोक रहा हूं, थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं अभिषेक भाई आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक भाई, ये सवाल इसलिए उठ रहे थे अनूप क्योंकि जी, मुझे लगता है कि हाँ, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं अभिषेक भाई। अनूप जी, मुझे लगता है कि आपको बीपी की दवाई भिजवा देनी चाहिए संजय भाई के यहाँ। नहीं, चलिए वो तो होता रहेगा। चलिए, मुझे लगता है कि बीपी चलिए। की बीमारी कहीं ना हो जाए। अभिषेक भाई, ना सफेद बाल करके हाँ। इनके पत्रकारिता की वजह से देश सत्यानाश हुआ है। चले नहीं, राणा भाई, मैं गुजारिश करूंगा, संजय राणा जी, मैं बिल्कुल गुजारिश ठीक करूंगा, बात है। ऐसे आरोप न लगाएं। सिर्फ आपकी वजह से प्रदेश चर्चा करें। बचा हुआ है। इनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी बची हुई है। सकारात्मक राजनीति नहीं है तो कहीं और कीजिए जा करके। नहीं, अभिषेक जी, जनता जनार्दन को बरगलाने की कोशिश राणा साहब, थोड़ा रुक जाइए। राणा साहब सुनने की आदत डालो। रुक जाइए, राणा साहब थोड़ा सा रुक जाइए, गुजारिश है। सुनील शुक्ला जी रुक जाइए। अभिषेक जी, सवाल मेरा आपसे। अभिषेक जी, ये मुद्दा इसलिए उठ गया क्योंकि आज शिवपाल यादव मिलने पहुंचे थे। कहां आपको पता है? आजम खान साहब से। राम गोपाल यादव जी अतीक के बेटे की मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे थे, और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि एक मौका मिल गया सत्ता पक्ष को यह आरोप लगाने के आपके ऊपर कि आपका संरक्षण होता था, और वो अभी भी दिख रहा है, क्योंकि शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो आजम खान को गृह मंत्री बना देंगे, बदला लिया जाएगा। अनूप भाई, हम अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं, एक बात। और इतिहास गवाह है कि श्री आजम खान जी के ऊपर जितने मुकदमे लगाए गए हैं, और वो कौन कौन से मुकदमे या किसी से छुपा हुआ नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। और इतिहास ये भी गवाही देगा कि जेल में मिलने के लिए कौन कौन से सांसद भारतीय जनता पार्टी के किस व्यक्ति से जाते थे, ये भी आपको अच्छे से पता है। मुझे किसी व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, ये सिक्के के पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब जान चुकी, जंजी से लेकर के हर एक व्यक्ति का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि 10 साल में वो कोई काम कर ना पाई है, कुछ भी गिना नहीं सकती है। इस वजह से हिंदू मुस्लिम भी लेकर के आएगी, कुछ पुरानी चीजें लेकर के आएगी, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आपने जनता के लिए सच मायनों में काम क्या किया। आपने काम क्या किया? जब कहीं हुआ, हम किसी पिता ने अपना घर बनवाया, कुछ भी हुआ तो आपने बुलडोजर चलवा दिया, कुछ भी हुआ तो आपने आग लगवा दी, कहीं पे कुछ हुआ आपने सिर्फ। अगर आज के 10 सालों में कोई व्यक्ति सच बोलना चाहे, बल्कि मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी पत्रकार ने अगर सच मायनों में अगर सच बोल दिया तो वो जेल में नजर आया है या तो उसकी हत्या हो गई है।
मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में के राज में ही है कि आज कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सच भी नहीं बोल सकता है। हम सब ने देखा कि जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था जनजी के साथ क्या क्या हुआ, लोगों के ऊपर मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, उनके माता पिता को धमकाया भी जा रहा है, क्या क्या हुआ हम सब देखे हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हम सब ने देखा कि कैसे भारतीय जनता मैं पार्टी राघवेंद्र के जी से भी नेता ने सवाल ले लेता हूं। थप्पड़ अभिषेक मारा भाई था। आपने भी सवाल उठा दिए। राघवेंद्र भाई मुझे इतना बता दीजिए, आप विपक्ष के कई लोगों को कहते हैं कि आप भाई बाहुबली हैं, आप गुंडा तत्व हैं, तमाम चीजें, लेकिन वही लोग अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या लगता है आपको कि ये माफिया कनेक्शन खत्म हो जाता है? कैसे हो जाते हैं बता नहीं, दीजिए। हम लोगों ने जैसे बहुत से ऐसे आए हुए, लेकिन उनके मुकदमे यथावत चल रहे हैं। हम लोगों ने किसी के मुकदमा वापस लेने का काम नहीं किया है। लेकिन जेल ले मुलायम- गए, उनका बुलडोजर नहीं चलता उनके घर पे, ये अनूप चीजें जी, तो बात है। होने नहीं, हाँ। बात होने दीजिए। हाँ। अनूप जी इंटरप्ट भी तो मत किया करिए। अरे तो मैं नहीं बता करूंगा रहा तो हूं, कौन बुलडोजर करेगा? उन्हीं के ऊपर अनूप हाँ। जी चलता है हाँ। जिनके भवन या तो इंक्रोचमेंट पे बना होता है या संवैधानिक रूप से गलत होता है। अच्छा ये बताइए, हजारों मकान तोड़े गए, कानपुर में गंगा कटरी में पूरी पूरी बस्ती उजाड़ दी गई, वो लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने उन्होंने वापस कर दिया। इसमें सरकार का क्या दोष है? आप सरकारी जमीन में मकान बना लोगे, बिना नक्शे के मकान बनवा लोगे, सड़क की जमीन कब्जा कर लोगे। आप चाहते हैं सरकार मकान ना गिराए, क्यों ना गिराए भाई? अपराधी होने के कारण मकान नहीं गिराए जाते। अब मेरा सवाल सुन लेंगे राघवेंद्र भाई। इसलिए गिराए जाते हैं। अब अनूप जी हाँ। एक मिनट बात होने, जब अब हमारे मित्र ने कहा सजाती अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मेरे पास लगभग 50-60 अपराधी हैं, बड़े बड़े अपराधी अपने क्षेत्र के। नितिन सिंह बुलंदशहर, सुजीत सिंह मनु, सतवीर सिंह अलीगढ़, बग्गा सिंह लखीमपुर खीरी, विनीत सिंह फौजी हापुड़, अमित सिंह बुलंदशहर, बीरेन्द्र सिंह वाराणसी, कपिल सिंह संभल, लवेश सिंह सीतापुर, विपिन सिंह गोरखपुर। चलिए, बहुत आंकड़े हैं आपके पास, मैं मान रहा हूं राघवेंद्र भाई। ये अपराधियों के आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपने कहा कि भाई वो अवैध घर बना लेते हैं, मैं मानता हूं अवैध घर बनाते हैं, लेकिन इतना बता दीजिए कि आप उनको जब पकड़ते हैं तब अवैध घर ढूंढते हैं। ये आपकी सरकार का फेल्योर नहीं है कि अवैध घर बनने देते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तब अवैध घर ढूंढते हैं उनका आप, यहां आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हाँ नहीं, ऐसा भाई अपराधी पकड़ा गया, उसकी जांच की गई, भगवान अगर इंक्रोचमेंट में पाया गया तो गिरा दिया गया। इसमें दोष क्या है? नहीं तो उस समय आप नहीं देखते कि भाई ये कब्जा कर रहा है, घर बना रहा है, नक्शा नहीं मिला तो भी, लेकिन आपका जो अथॉरिटी है वो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, आपकी सरकार का है। बहुत से अनूप जी, ये सब तो आपकी जानकारी में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया, उसका गिरा दिए गए। मैं बता रहा हूँ, कानपुर में बैराज के पास लगभग 50-60 बीघे जमीन पे मकान गिरा दिए गए। आपको जानकारी है? नहीं है। अपराधी के जब गिराए जाते हैं तब आपकी विषय संज्ञान में आता है। अभी हमारे मित्र को गोल गोल घुमाने का काम कर रहे थे, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे। अब ये गुजरात से तुलना करेंगे, नोएडा से तुलना करेंगे, क्यों जलेबी बना रहे सुशील जी? मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की 2017 से और 2024 की तुलना करिए। नहीं यही तो कह रहा, तुलना की जरूरत मुझे लगता है कि अगर आपने बेहतर काम नहीं किया तब तुलना की जरूरत। मुझे लग रहा है बीजेपी ने बेहतर काम किए राघवेंद्र भाई, उनको सामने रखना चाहिए। अभिषेक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे अनुपम जी, कम से कम आखिरी में इन्होंने कहा तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं, आप कामों की तुलना कीजिए ना। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितने काम कर दिया आप आज तक कर ही नहीं पाए हैं। इस बात को तो मैं बार बार कहता हूं, आप आखिर हिंदू मुस्लिम पे क्यों आ जाते हैं? आप आखिर बाकी चीजों पे क्यों आ जाते हैं? आपने अगर काम किया, आपके अंदर मादा है तो आप उन कामों को गिनाइए ना, लेकिन आप उन कामों को नहीं गिना पाते हैं। घूम फिर करके हिंदू ने क्या किया, मुस्लिम ने क्या किया, क्या किया नहीं बता पाए। सिर्फ बैठकर बताए, काम बताए, कौन सा काम किया बताए, बताइए कितने अपने समय में। अरे भाई, अभी तो संजय जी को मैंने गिनाए थे, अभी तो मैंने संजय जी को गिनाए थे। अच्छा एक बात बता दीजिए, अच्छा चलिए बना दिया मेट्रो, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक ही चीज पूछ लेता हूँ। 10 सालों में आपने 10 सालों में लखनऊ मेट्रो को कितना बढ़ाया आपने? मेट्रो के लिए क्या ही कर दिया, यही बता दो आप। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। आपके पास मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये राजनीतिक जो द्वेष है माफियाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, इसका फायदा नफा नुकसान क्या जमीन पर होगा, या फिर उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त वाकई हो पाएगा? देखिए, किसी भी प्रदेश को डेवलप होने के लिए कम से कम माफिया मुक्त होना बहुत जरूरी है। तभी इंडस्ट्री आएगी, तभी रोजगार मिलेगा। चाहे रोजगार समाजवादी पार्टी रहे या भारतीय जनता पार्टी रहे,
रोजगार तो आम आदमी करता है ना, हमारा पैसे लोग करते हैं। तो मुक्त, माफिया मुक्त तो होना पड़ेगा। अब समस्या क्या है, माफिया का जो टैग है वो समाजवादी के ऊपर लगा हुआ है, उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे बता रहे थे अखिलेश जी, जो पत्रकार होते हैं ईमानदार, उनको जेल भेज दिया था, इन्होंने सही बोला। अमन चोपड़ा को इसलिए तो जेल झारखंड में भेज दिया गया था, बेचारे बच्चों की बात दिखा रहे थे, पत्रकार ईमानदार तो उठा के जेल भेज दिया। दिल्ली में अभी तक कोई पत्रकार शायद जेल नहीं गया है, वाजपेयी जी। तो ये सब ना सत्यता पे बातें होनी चाहिए और तथ्यों पे बातें होनी चाहिए। चलिए, हम जो मुद्दे उठा रहे राणा साहब, कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है, जनता को भी कुछ फैसले करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ चर्चा में जुड़े। और देखिए, ये माफिया का कनेक्शन और किसका कनेक्शन, किसका वॉशिंग मशीन, तमाम चीजें राजनीति में चलती हैं, लेकिन चलता क्या है, वोट। और वोट कहां से मिलेगा, जिस पर भरोसा होगा। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, भरोसे का भी पता चल जाएगा। देखते रहिए नेशन 27।